हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम देख लेते हैं टॉपिक वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ आईसी इंजन। सो इंटरनल कंबशन इंजन में ये वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ये डायरेक्टली रिलेटेड है पावर से। अगर पावर आपका पावर आउटपुट अगर आपको इंक्रीज करना है तो कहीं ना कहीं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इंजन की जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी उसको समझते हैं, उससे पहले हमें एक छोटा सा टर्म समझना होगा। स्वेप्ट वॉल्यूम क्या है, जिसको हम कई बार डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम भी बोलते हैं। ये जो स्वेप्ट वॉल्यूम है ये होता क्या है, जैसे आपने गाड़ियों में लिखा देखा होगा या आप नॉर्मली हम जो हमको कैटलॉग में या मैनुअल में व्हीकल के लिखा रहता है कि 100 सीसी की बाइक है या 200 सीसी का इंजन है या 400 सीसी का इंजन है, या आपने देखा होगा 800 मारुति 800, तो वो 800 इज रिलेटेड टू दी स्वेप्ट वॉल्यूम। तो 800 सीसी, तो जो स्वेप्ट वॉल्यूम होता है वो होता है हमारा क्यूबिक कैपेसिटी होता है। ये इंजन की क्यूबिक कैपेसिटी है जिसको हम सीसी बोलते हैं, और टेक्निकल टर्म में जो इसका यूनिट होता है वो यूनिट इसका होता है सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका, अब देखिए सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब ये वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, राइट। स्वेप्ट वॉल्यूम क्लियर हो गया। क्लियरेंस वॉल्यूम, जो स्पेस बच जाता है। अब ये जो पिस्टन जो है वो यहीं तक मूव करेगा, इसके ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ वॉल्यूम जो है वो रह जाएगा। एक कंटेनर है, अगर ये मेरा एक कंटेनर है, दोनों की कैपेसिटी सेम है, राइट। अगर इसको मैं बोल दूं कि इसका जो वॉल्यूम है वो 100 सीसी है, इसका वॉल्यूम भी 100 सीसी है। अगर मैं इसमें लिक्विड फिल करूं और इसमें मैं क्या करूं, गैस फिल करूं या फिर मैं एयर फिल करूं, तो देखिए लिक्विड और गैस और एयर का जब हम कंपैरिजन करें तो लिक्विड जब इसको फिल करेगा वो क्या होगा, कंपैरेटिवली गैस के कंपैरेटिवली क्या क्लोज पैक करेगा, क्लोजली फिल करेगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो 100 सीसी कैपेसिटी में जो लिक्विड है, लिक्विड का जो वॉल्यूम आएगा वो 100 सीसी आ जाएगा। बट गैस की मैं बात करूं तो इसका वॉल्यूम भले ही इस ग्लास का या इस बर्तन का 100 सीसी है, लेकिन इसमें गैस और एयर को जब अगर आप फिल करेंगे तो ये 100 सीसी कभी भी नहीं आएगा, ये हमेशा 100 सीसी से लेस आएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, राइट। तो कंबशन चैम्बर में जो हमारा चैम्बर होता है, अगर मुझे केवल लिक्विड फिल करना है तो मैं उसमें 100 सीसी फिल कर सकता हूँ। अगर मेरा कंबशन चैम्बर 100 सीसी का और मैं उसमें गैस और एयर को फिल कर रहा हूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल होगा 100 सीसी को कंप्लीटली फिल करना। तो अगर आप 100 सीसी के वॉल्यूम को कंप्लीटली 100 सीसी के वॉल्यूम से या 100 सीसी लिक्विड से फिल कर पा रहे हैं या 100 सीसी लिक्विड उसमें फिल कर पा रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि मैंने पूरा वॉल्यूम जो है उसकी फुल कैपेसिटी तक फिल कर दिया है। लेकिन अगर आप नहीं फिल कर पा रहे हैं तो हमेशा क्या होगा, वो उससे वैल्यू कम रहेगी। मतलब ये गैस जो है वो 100 सीसी वॉल्यूम को 80 सीसी फिल कर सकती है या 70 सीसी फिल कर सकती है, 60 सीसी फिल कर सकती है। तो कहने का मतलब ये हमेशा जो वैल्यू होगी जब हम गैस और एयर को किसी इनक्लोज्ड वेसल में फिल करेंगे विदाउट एनी प्रेशर, ये ध्यान रखना है, हम कोई लिक्विफिकेशन नहीं कर रहे हैं गैसेस का, हाई प्रेशर पर गैसेस को नहीं फिल कर रहे हैं, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही फिल कर रहे हैं, तो उस केस में जो फिलिंग होगी वो हमेशा कम होगी। एक चीज। दूसरी चीज, अगर मैं बात करूं कि इंजन की बात करता हूं, इंजन में इसका क्या रोल है। देखिए हम जब भी इंजन में हम फिल करते हैं, चाहे मेरे पास ऐसा ही इंजन हो, देखिए अगर मैं ऐसा इंजन की बात करूं तो ऐसा इंजन में मैं क्या करता हूं, फ्यूल और एयर के मिक्सचर को फिल करता हूं जो ऑलरेडी कहा जाए तो वेपोराइज्ड स्टेट में या एवापोरेटेड स्टेट में आता है। क्योंकि जो फ्यूल है, जो पेट्रोल है, वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल है और एयर के साथ मिक्स करके ये क्या करता है, ड्यू टू इट्स वोलेटाइल नेचर ये क्या करता है, इसके साथ एक एवापोरेटिव या गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर मैं सीआई की बात करूं, इनटेक स्ट्रोक में हम क्या देते हैं इसको, केवल एयर देते हैं। तो देखिए अगर मैं बात करूं वेपोराइज जो है वो भी एक गैस का फॉर्म है और एयर इज ऑलरेडी अ गैस, राइट। तो कहने का मतलब है कि अब जब हम फिलिंग करेंगे कंबशन चैम्बर के अंदर, अब आप खुद सोचिए क्या ये पॉसिबल है फिलिंग करना गैस को कंप्लीट वॉल्यूम में। अगर मेरा इंजन का जो कंबशन चैम्बर है उसका स्वेप्ट वॉल्यूम 100 सीसी है, राइट, तो क्या मैं 100 सीसी को कंप्लीटली फिल कर सकता हूँ? क्या मैं फ्यूल और एयर के मिक्सचर को उसमें कंप्लीटली फिल कर सकता हूँ? सो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो मेरे कंबशन चैम्बर की है, जो मेरे इंजन का जो वॉल्यूम है, हमेशा जो मेरी फिलिंग होगी वो हमेशा कम होगी, राइट, उसके वॉल्यूम से कम होगी, डिपेंडिंग अपॉन कि मैं कोई एक्स्ट्रा एडिशनल डिवाइस उसमें नहीं लगा रहा हूँ उसको फिलिंग करने के लिए। एडिशनल डिवाइस भी लगाते हैं। तो जब एडिशनल डिवाइस की बात करें तो हमारे पास जो इंजन होते हैं, जो आईसी इंजन होते हैं, वो दो तरीके के हो गए। एक तो मेरे पास होगा नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, ये ध्यान देने वाली बात है, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन।
राइट, पहली चीज। और दूसरा है फोर्स्ड इंडक्शन इंजन, फोर्स्ड इंडक्शन इंजन, राइट। तो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में जो फिलिंग होती है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होती है, ध्यान रखना है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर फिलिंग होती है। और फोर्स इंडक्शन इंजन में जो होता है वो ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होती है। तो आप ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब है कि हम कुछ ऐसे इक्विपमेंट या डिवाइस लगाते हैं जो कि ये क्या करें, इसके इंडक्शन कैपेसिटी को, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को ज्यादा से ज्यादा फिल करने की कोशिश करें। तो इसीलिए आपने जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होंगे उन्होंने एक टर्म सुना होगा सुपर चार्जर, और दूसरा टर्म सुना होगा आपने टर्बो चार्जर। तो जो सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर है ये क्या करते हैं, फोर्स इंडक्शन करते हैं कंबशन चैम्बर के अंदर। तो अल्टीमेटली इनका रोल क्या है, अल्टीमेटली ये क्या कर रहे हैं, इंजन की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को अचीव कर रहे हैं। हमारा अचीवमेंट कितना होगा, 100%, 100% अचीवमेंट होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। भाई अगर मेरा ग्लास है जिसका वॉल्यूम 100 सीसी है तो मैं उसमें 100 सीसी से ज्यादा नहीं भर सकता हूँ, राइट। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ये अगर मैं बात करूं 100% हो सकती है, 99% हो सकती है, 95% हो सकती है, 80% हो सकती है, 60% हो सकती है, बट कभी भी ये 101, 102, 105% नहीं हो सकती है, राइट। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की जो वैल्यू होगी इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 100%, राइट। ये हो गया। अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी 1 या 1 से कम होगी। तो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में जहां पर हम कोई भी एक्स्ट्रा इक्विपमेंट या डिवाइस नहीं लगाते हैं तो वहां पर जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है जो अप्रोक्सीमेटली 80% होती है, दिस इज प्रैक्टिकल फिगर। और जो फोर्स्ड इंडक्शन इंजन होते हैं जहां पर हम सुपर चार्जर या टर्बो चार्जर इक्विप्ड इंजन होते हैं वहां पर जो एफिशिएंसी होती है दैट इज ग्रेटर देन 80%, एंड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप एंड कैपेसिटी ऑफ सुपर चार्जर्स 80% से ज्यादा होती है। ये कहीं 85 भी हो सकती है, 90 भी हो सकती है, 95 भी हो सकती है। तो ये तो रहा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कितनी होती है, कौन सा डिवाइस हम यूज करते हैं। आगे हम और वीडियो बनाएंगे जहां पर हम सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर की फंक्शनिंग और वर्किंग को भी देख लेंगे। अब इसमें एक चीज जो देख लेते हैं वो है कि जो प्रैक्टिकल फिनोमेना जो हम फील करते हैं उसको देखते हैं। जैसे जो लोगों ने जिनको 4 व्हीलर चलानी आती है तो आप देखते हैं कि स्पेशली मैं बात करूं अगर गैसोलीन इंजन की, गैसोलीन इंजन का मतलब है, अगर मैं गैसोलीन की बात कर रहा हूं तो गैसोलीन का मतलब है या तो मैं पेट्रोल की बात कर रहा हूं, एलपीजी की बात कर रहा हूं और सीएनजी की बात कर रहा हूं। तो जिन लोगों ने ये तीनों व्हीकल चलाए हैं, पेट्रोल व्हीकल, एलपीजी से जो ड्रिवन व्हीकल है और सीएनजी से ड्रिवन व्हीकल है, तो आपने ये देखा होगा कि जो सीएनजी है आप देखेंगे जब आप उसको पिकअप करते हैं, गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं तो आप देखते हैं जो पावर है, जो पावर आउटपुट है वो सीएनजी में आपको कम देखने को मिलता है एज कंपेयर टू पेट्रोल। आप देखिए पेट्रोल में जो पिकअप होता है बहुत फास्ट होता है। रीजन क्या है, सीएनजी जो है वो क्या है, कंप्लीटली गैस स्टेट में है, एलपीजी जो है वो भी लिक्विफाइड गैस स्टेट में है। पेट्रोल की बात करें ये ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में कंबशन चैम्बर में जाता है। तो कहने का मतलब है ये कंप्लीटली गैस या कंप्लीटली ड्राइड गैस के फॉर्म में भी नहीं है, राइट। तो कहने का मतलब ये ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जाता है, लिक्विड ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जाता है, जो बाद में क्या होता है, एटोमाइज हो जाता है, एक चीज। तो कहने का मतलब है कि पेट्रोल जो है वो कंपेयर टू एलपीजी और सीएनजी जो है वो ज्यादा फीलिंग अच्छी करता है। इसीलिए जो सीएनजी और एलपीजी के जो व्हीकल्स हैं उसमें आपने देखा होगा जो एक्सेलरेशन है, जो पिकअप है वो बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं होता है। तो जो पेट्रोल की गाड़ी चलाना पसंद करते हैं उनको जो है एलपीजी और सीएनजी की गाड़ी चलाने में उनको अच्छा नहीं लगता है उतना ज्यादा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं डीजल के केस में तो डीजल भी सेम रिस्पॉन्स करता है, लेकिन डीजल इंजन जो है वो जब कोल्ड स्टार्ट होता है या जो इंजन जो है आप जस्ट आपने स्टार्ट किया है, इंजन गर्म नहीं है अभी, या इंजन अभी ऐसा नहीं कि आधे घंटे 1 घंटे रन कर चुका है, तो उस केस में आप डीजल में भी देखेंगे पिकअप जो है बहुत अच्छा नहीं आता है। इसका मतलब पावर आउटपुट जो डिलीवरी है वो बहुत अच्छी नहीं है, राइट। लेकिन अगर आप देखेंगे जब डीजल इंजन बहुत ज्यादा हीटअप हो जाता है, आप सपोज करो 50 किलोमीटर आपने चला लिया, उसका एक अच्छा खासा टेम्परेचर रेज हो गया, उसका में आप देखेंगे कि डीजल का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा हो जाता है। सो ये एक रीजन है। अब वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का सीधा रीजन क्या है, जितना मास कंबशन चैम्बर के अंदर जाएगा उतना ही पावर डिलीवर करेगा। देखिए अगर सीएनजी में मास ही कम जा रहा है क्योंकि गैस है,
फिलिंग कंप्लीटली नहीं करेगी। तो अगर मैं पेट्रोल की फिलिंग अगर 80% मानता हूं तो ऑब्वियसली एलपीजी और सीएनजी की जो फिलिंग होगी वो 70% और 60% के आसपास होगी, 65% हो सकती है, राइट। कहने का मतलब है पेट्रोल से तो हमेशा कम ही होगी। तो जब केस ये है कि जब फिलिंग ही कम हो रही है तो आउटपुट आपको वहां से ज्यादा नहीं मिलेगा। दिस इज दी वन रीजन कि क्यों आपको पिकअप और पावर आउटपुट सीएनजी में बहुत अच्छा नहीं मिलता है। जिसके पास व्हीकल होते हैं दोनों, जिसमें सीएनजी और पेट्रोल दोनों से चलती है, अगर कभी हिली एरियाज पे जाते हैं तो आप देखेंगे वो सीएनजी से स्विच करके पेट्रोल पर आ जाते हैं। रीजन यही है कि वहां पर आपको पावर आउटपुट जो है पर यूनिट टाइम की बात करें तो आपको अच्छा पावर आउटपुट चाहिए, राइट। सो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी एक सिंगल लाइन में क्या कह सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज द ब्रीदिंग कैपेसिटी ऑफ द इंजन एंड दैट ब्रीदिंग कैपेसिटी ऑफ द इंजन उसको आप चेंज भी कर सकते हैं एडिशनल डिवाइसेस को इक्विप्ड करके इंजन के साथ, राइट। तो ये हो गया हमारा। और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी 100% से कम होगी, हमेशा 100% से ज्यादा नहीं हो सकती, बिकॉज एक वेसल में आप उससे ज्यादा वॉल्यूम को फिल नहीं कर सकते हैं, राइट। तो अब जो दूसरा चीज है, कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, राइट। तो डायरेक्टली अफेक्ट करने के लिए जो मेरे पास जो फैक्टर्स हैं, पहला फैक्टर जो है दैट इज इंजन सिलेंडर टेम्परेचर। अब देखिए आप देखेंगे व्हीकल में कंबशन चेंबर में आप देखेंगे ये इनलेट वाल्व हो गया, ये एग्जॉस्ट वाल्व हो गया, यहाँ पर स्पार्क प्लग हो सकता है या फिर आपका फ्यूल इंजेक्टर हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इंजन, चाहे वो एसआई हो चाहे सीआई हो। तो पहली चीज क्या है ये देखते हैं। देखिए कंबशन चेंबर में आज जो इंजन में आप देखते हैं साइड में लाइनिंग्स होती है, इनको हम क्या बोलते हैं, फिन्स। इनको हम बोलते हैं फिन्स, ये हीट ट्रांसफर का काम करती है, राइट। ये इनको हम बोलते हैं फिन्स जो कि हीट ट्रांसफर का काम करती हैं। हीट ट्रांसफर हमको चाहिए भी, लेकिन कुछ कुछ इसके एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो पहली चीज है इंजन सिलेंडर टेम्परेचर। तो सिलेंडर जो है, ये जो सिलेंडर है जिसके अंदर पिस्टन मूव कर रहा है, राइट, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। तो टेम्परेचर कैसे रोल प्ले करेगा, देखिए इनटेक स्ट्रोक में वॉल्यूमेट्रिक, हम वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो हमारा पूरा फोकस होना चाहिए इनटेक स्ट्रोक में, मतलब सक्शन स्ट्रोक में पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, फिलिंग कर रहे हैं, ठीक। अच्छा एक चीज और है, जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में फिलिंग कैसे होती है, देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको टॉप डेड सेंटर मान लूं, इसको बॉटम डेड सेंटर मान लूं, राइट, पिस्टन क्या करेगा, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ जब नीचे जाएगा, राइट, नीचे जाने पर जैसे आपने इंजेक्शन को देखा होगा, इंजेक्शन को जब आप पीछे की तरफ पुल करते हैं तो क्या करता है, अंदर जो इंजेक्शन के अंदर है वो नेगेटिव प्रेशर का मतलब वैक्यूम डेवलप कर लेता है, और बाहर का प्रेशर जो है वो पॉजिटिव प्रेशर है, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और अंदर लेस देन 1 है, तो ऑटोमेटिकली फिलिंग हो जाती है। और वो कब तक होती रहेगी, जब तक बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर बराबर नहीं हो जाए। ये हम सभी को पता है। फ्लूइड की बात करें, चाहे हम गैस, फ्लूइड का मतलब है चाहे हम लिक्विड स्टेट की बात करें, चाहे हम गैसेस स्टेट की बात करें, दो ये जो फ्लो होता है इनका प्रेशर डिफरेंस पर ही फ्लो एक्ट करता है। तो हमेशा ये जो फ्लो होता है हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ होगा। जब कंबशन चेंबर के अंदर वैक्यूम है, नेगेटिव प्रेशर है और बाहर 1 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर है, मान लेते हैं ये पिस्टन जब नीचे गया तो अंदर जो है वैक्यूम क्रिएट हो गया, या आप कह दें नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो गया, और बाहर ऑलरेडी प्रेशर है, कितना है, 1 बार का प्रेशर है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये जो हमारा इनटेक, ये जो मैनीफोल्ड है जिसको हम इनलेट मैनीफोल्ड बोलते हैं, यहाँ से जो है वो गैसेस है, जो एयर है या जो फ्यूल एयर मिक्सचर है, वो कंबशन चेंबर में आने लगेगा। कब तक आने लगेगा, जब तक अंदर का प्रेशर जो इक्वेट ना हो जाए बाहर के, राइट। पहली चीज, अगर ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है तो ऐसा होगा। अगर ये सुपरचार्ज या टर्बोचार्ज इंजन है उस केस में क्या है, यहाँ का प्रेशर जो है 1 बार से भी ज्यादा हो जाता है, बिकॉज हम उसको जो हायर प्रेशर पर गैसेस को इंडक्शन स्ट्रोक में भेजते हैं, तो प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली अमाउंट ऑफ फ्लो जो गैसेस का होगा वो ज्यादा होगा, राइट। तो यहाँ पर देखें तो जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, वैक्यूम क्रिएट होता है, फ्लो ऑटोमेटिकली अंदर होता है और इसकी फिलिंग करता है। तो इंजन सिलेंडर टेम्परेचर को देखें, हीट ट्रांसफर, जो कि हीट ट्रांसफर करेगा। सपोज करते हैं इंजन जो है वो इसका मान लेते हैं, एक बार को वैल्यू लेते हैं, सपोज ये 1000 डिग्री सेल्सियस पर है, राइट, और आप जो इनटेक गैस को दे रहे हैं वो सपोज करते हैं 40 डिग्री सेल्सियस पर आपने
जो है गैसेस को या एयर को या फ्यूल एयर मिक्सचर को आपने अंदर दिया, तो 40 डिग्री सेल्सियस के अंदर गैस आई और 1000 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी इसका टेम्परेचर है, क्योंकि अगर कंटिन्यूसली रन कर रहा है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं 1000 डिग्री सेल्सियस, बाकी टेम्परेचर तो इससे भी बहुत ज्यादा हो सकता है अगर आप बहुत देर तक इंजन रन कर रहा हो। सो अगर 1000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है तो उस केस में आप देखेंगे जैसे ही गैसेस अंदर आएंगे ये हीटअप होने लगेंगी, और जब ये हीटअप होने लगेंगी तो क्या होगा, इन गैसेस को, जो गैसेस ये इनके कांटेक्ट में आएंगी सिलेंडर वॉल्स के, हीट होंगी, ये अपने नियर बाई पार्टिकल को हीट ट्रांसफर करेंगे, तो ऑब्वियसली जो पूरा चार्ज है जो अंदर आ रहा है उसकी डेंसिटी जो होगी वो कम हो जाएगी, और जब डेंसिटी कम होगी तो ऑब्वियसली ये फिलिंग को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, राइट। तो एक चीज हमें ये ध्यान रखनी है, डेंसिटी जब डिक्रीज होगी चार्ज की उस केस में फिलिंग प्रॉपर नहीं होगी या फिलिंग इनकम्प्लीट या इनसफिशियंट होगी, राइट। तो इंजन सिलेंडर टेम्परेचर अगर बढ़ता है, ध्यान रखिए, इंजन सिलेंडर टेम्परेचर अगर इंक्रीज करता है तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो होगी वो डिक्रीज करेगी, राइट। तो इंजन सिलेंडर टेम्परेचर बहुत ज्यादा एक्सेसिव बढ़ जाएगा तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। दूसरा चीज रेजिडुअल गैसेस। अब रेजिडुअल गैसेस किसको कहते हैं, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जो गैसेस बर्न हो चुकी हैं, जो पहले वाला चार्ज, पिछली वाली साइकिल का जो चार्ज है जो बर्न हो चुका है वो ऑलरेडी अगर है उसमें, सो रेजिडुअल गैसेस क्या होती है, ये जो बर्न हो जाएगा एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जो है, जब एग्जॉस्ट वाल्व ओपन करेंगे तो गैसेस जो होंगी वो क्या करेंगी, बाहर की तरफ जाएंगी, गैसेस बाहर की तरफ जाएंगी। तो ये भी मेक श्योर करना है कि सारी की सारी गैसेस चली जाएं। अगर आप सोचिए कुछ रेजिडुअल गैसेस कंबशन चेंबर के अंदर रह जाती हैं, वो किसी कारण से नहीं जा पाती हैं, ड्यू टू इनर्शिया और मोमेंटम ऑफ द गैसेस ये नहीं जा पाती हैं, राइट। और ड्यू टू जो अगर प्रॉपर टाइमिंग नहीं है एग्जॉस्ट वाल्व की ओपन होने की, या आपने उसको प्रॉपर टाइम नहीं दिया है, वो स्पैन नहीं दिया है ओपन होने का, तो मान लेते हैं कुछ गैसेस अगर अंदर रेजिडुअल गैसेस रह जाएंगी तो जो फ्रेश चार्ज अंदर आएगा ये इनके साथ क्या करेगा, मिक्स करेगा। जब फ्रेश चार्ज इनके साथ मिक्स करेगा तो कुछ चार्ज तो ऑलरेडी है, फ्रेश चार्ज आएगा तो एक्चुअली इसने इसकी जगह को घेर रखा है तो फ्रेश चार्ज नहीं आएगा एक टाइम के बाद, बिकॉज इतनी जगह तो ऑलरेडी जो है वो रेजिडुअल चार्ज ने ले रखी है। इसका मतलब क्या है कि इतना स्पेस तो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है। तो अगर रेजिडुअल गैसेस आपके कंबशन चेंबर में ज्यादा रह जाती हैं तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को ऑब्वियसली क्या करेंगी, ये भी डिक्रीज करेंगी। तो रेजिडुअल गैसेस नहीं रहनी चाहिए। फिर हमारे पास आता है डिजाइन और एक और लॉस होता है इसका, अगर रेजिडुअल गैसेस रह जाए इसमें, देखिए फ्रेश चार्ज जो कैसा, वो अनबर्न चार्ज है जिसको भी जलना है, जिसको भी हीट प्रोड्यूस करनी है। रेजिडुअल गैसेस जो कि कार्बन एनरिच्ड है, और कार्बन एनरिच्ड है तो ऑलरेडी ये बर्न हो चुका है, तो कहीं ना कहीं ये फ्रेश चार्ज के साथ मिक्स करके उसकी एफिशिएंसी और बर्निंग जो है, या उसको जो कम्बशन एफिशिएंसी है उसको भी कहीं ना कहीं डिक्रीज करेगा, उससे भी आपको पावर आउटपुट डिलीवरी है वो डिक्रीज हो जाएगी। डिजाइन ऑफ इनलेट एंड एग्जॉस्ट फ्लो सिस्टम। एग्जॉस्ट फ्लो सिस्टम और इनलेट फ्लो सिस्टम की बात करें तो ये जो मेरा मैनीफोल्ड होता है, मैनीफोल्ड का मतलब क्या है कि आपका इनलेट वॉल्व जो है जहां से कनेक्ट होता है, एक बार मैं फिर से इसको डायग्राम से क्लियर करके बना देता हूँ, राइट। ये मेरा इनटेक वॉल्व हो गया, ये एग्जॉस्ट वॉल्व हो गया, राइट, एग्जॉस्ट वॉल्व, और ये जो है वो डायरेक्टली इस तरीके से जाता है, यहाँ से गैसेज जो होंगी वो बाहर की तरफ, जो आपका एग्जॉस्ट पाइप के थ्रू बाहर निकाल देगा गैसेस को, और ये आपका जो है वो आपका इनलेट पार्ट हो गया, या इसको बोलते हैं मैनीफोल्ड। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये इनलेट का पाइप है या इनलेट का डक्ट है तो इसको इनलेट मैनीफोल्ड बोल दिया, इसको हमने जो है वो एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड बोल दिया, ठीक है। और बाकी यहाँ पर जो भी है आपका ऐसा ही इंजन है तो स्पार्क प्लग होगा, डीजल इंजन है तो नोजल या फ्यूल इंजेक्टर होगा। तो इसकी जो डिजाइनिंग है, देखिए डिजाइनिंग का मतलब आप जितने कर्व इसमें ज्यादा देंगे, जितने डक्ट में आप कर्व ज्यादा देंगे, जितनी लेंथ ज्यादा डक्ट की करेंगे, तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन की वजह से जो फ्लो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से डक्ट में प्रेशर ड्रॉप होगा, और जिसकी वजह से ऑब्वियसली जितना चार्ज, जिस प्रेशर से चार्ज आ रहा है, अगर कंटिन्यूसली प्रेशर ड्रॉप हो रहा है तो अंत तक आते आते इनटेक वॉल तक पहुंचते पहुंचते देयर विल बी सिग्निफिकेंट प्रेशर ड्रॉप, जिसकी वजह से हमें वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो लो मिलेगी। तो डिजाइन का बहुत खास ध्यान रखना है। एक तो चैनल या डक्ट छोटी से छोटी होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी, कर्व और बेंड कम से कम होने चाहिए, राइट। सो दिस इज द अबाउट डिजाइन ऑफ इनलेट एंड एग्जॉस्ट फ्लो सिस्टम और मैनीफोल्ड। अगला है चोकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चोकिंग इन द इनलेट वाल्व एंड एग्जॉस्ट वाल्व। तो एक चीज मैं पहले मैं डिस्चार्ज बता देता हूँ।
जो हमें फॉर्मूला पता है, डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। अगर मैं एरिया की बात करूं तो मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट है, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट हो गई, और डिस्चार्ज की यूनिट हो गई मीटर क्यूब पर सेकंड। इसका मतलब वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, राइट। तो अब आप इसको समझिए जरा, अगर डिस्चार्ज को अब तो डिस्चार्ज क्या बता रहा है कि कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड या कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लो गैस पर यूनिट टाइम में किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैं एक काम करता हूँ, एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ले लेता हूँ, दिस इज माई क्रॉस सेक्शन, राइट। यहाँ पर मैंने Q की वैल्यू ले ली, राइट। तो Q की वैल्यू A1 इंटू V1 ले ली। अब मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पर दूसरा पाइप ले लिया जो करस्पॉन्डिंगली इसके रिस्पेक्ट में इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा है, छोटा है। तो अगर मैं इसको इसके डिस्चार्ज की बात करूं तो मैंने अगर इसको A2 V2 माई 1 और दिस इज माई 2 सेकंड वाला, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो छोटा है। तो अगर मुझे डिस्चार्ज को सेम रखना है तो आप देखिए, अगर मुझे डिस्चार्ज का मतलब सेम अमाउंट ऑफ फ्यूल, सेम अमाउंट ऑफ गैस इसमें से मुझे फ्लो करानी है, और अगर पाइप छोटा है तो ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। जैसे आपने घरों में देखा होगा, पाइप से अगर आपको पानी दूर तक भेजना होता है तो आप क्या करते हैं, उसका जो उसके आगे आप क्या करते हैं, अंगूठा लगा लेते हैं या उंगली लगा लेते हैं, उससे आप क्या करते हैं, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम कर देते हैं। तो आप इसको एरिया को कम कर देते हैं तो वेलोसिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। लेकिन इसमें एक डिजाइनिंग कंस्ट्रेंट ये है, आप इनलेट वाल्व को, अगर आप इनलेट वाल्व की जो ओपनिंग है आप इसको छोटा करें, पतला करें, तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ गैसेस क्या होगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसका मतलब क्या, हाई वेलोसिटी से गैसेस जो है कंबशन चैम्बर के अंदर आएंगे। लेकिन समझने वाली बात ये है, इसका एक लेवल है, इसका एक डिजाइन पैरामीटर है। अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव आप उसको छोटा कर देंगे, बहुत एक्सेसिव क्रॉस सेक्शनल एरिया कम कर देंगे, तो उस केस में क्या होता है, जो वेलोसिटी है, एक जो वेलोसिटी ऑफ गैसेज है, ये क्या करती है, सोनिक वेलोसिटी तक, इनकी जो वेलोसिटी ऑफ गैसेज, जो फ्लो ऑफ गैसेज है, वो सोनिक वेलोसिटी मतलब साउंड की वेलोसिटी को अचीव कर लेते हैं। और जब ये साउंड की वेलोसिटी को अचीव कर लेते हैं तो यहाँ पर चोकिंग क्रिएट हो जाती है, मतलब यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से जो एक्चुअली में फ्लो होना चाहिए लेकिन वहां पर फ्लो ना होके वहां पर फ्लो रुक जाता है, राइट। सो दैट इज कॉल्ड चोकिंग इन द इनलेट वाल्व और पोर्ट। और नॉर्मली ये जो चोकिंग जो देखने को मिलती है बहुत ज्यादा हायर स्पीड पर मिलती है, क्योंकि हायर स्पीड पर साइकिल बहुत फास्ट चल रही होती है। जो प्रॉपर साइकिल है, 4 स्ट्रोक साइकिल है, वो बहुत तेज चल रही होती है। उस केस में क्या है, कम टाइम में ज्यादा अमाउंट ऑफ फ्यूल को एंटर कराना होता है, राइट। तो उस केस में चोकिंग होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगला जो लास्ट वाला है दैट इज इनटेक एंड एग्जॉस्ट वाल्व ट्यूनिंग। तो जो ट्यूनिंग है, जो आपने देखा होगा हम इंजन को ट्यून कराते हैं, तो इंजन को ट्यून कराने का मतलब एक्चुअली हम जो वाल्व की टाइमिंग है उसको क्या करते हैं, कन्फिगर करते हैं, राइट। तो जो ट्यूनिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए। अगर इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व की ट्यूनिंग प्रॉपर नहीं है, मतलब सपोज करो इनलेट वाल्व जो है उसको अगर कुछ स्पैन तक ओपन रहना चाहिए, अगर किसी कारण से वो ओपनिंग नहीं रह पा रही है तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, इनटेक चार्ज अंदर नहीं आएगा। अगर एग्जॉस्ट वाल्व को कुछ डिग्री तक क्रैंक के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो अगर उसको उतनी देर तक ओपन रहना चाहिए, अगर वो नहीं ओपन रह पा रहा है तो ऑब्वियसली क्या करेगा, रेजिडुअल चार्ज जो है वो अंदर नहीं जाएगा। सो डिपेंडिंग अपॉन द इनटेक एंड एग्जॉस्ट वाल्व ट्यूनिंग जो आपका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पर ये डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। So this was all about volumetric efficiency। और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला और होता है, उसको और देख लें। सो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो है वो ब्रीदिंग कैपेसिटी ऑफ इंजन है। अगर हम रेशियो की बात करें या फॉर्मूले की बात करें, सो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू एक्चुअल मास ऑफ एयर डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल मास ऑफ एयर, ठीक है। और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी अगर परसेंटेज में आएगा तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अदरवाइज ये फ्रैक्शन में आएगा। तो फ्रैक्शन में आए चाहे परसेंटेज में आए, वैल्यू हमेशा आपको फ्रैक्शन की बात करेंगे, अगर केवल इतना पोर्शन लेंगे तो वैल्यू 1 के बराबर हो सकती है या 1 से कम होगी, अदरवाइज परसेंटेज में ये हमेशा 100% से कम होगी। तो ध्यान रखना है, थियोरेटिकल मास डेनोमिनेटर हमेशा ज्यादा होगा और एक्चुअल मास जो न्यूमरेटर है वो हमेशा कम होगा, इसीलिए इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा कम आएगी। क्लियरेंस वॉल्यूम हो गया, स्वेप्ट वॉल्यूम हो गया। अब हम आते हैं इसका रोल क्या है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी में रोल क्या है।